नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन की यूनिट 2 जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ पेडागोजी। इस वाली यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ पेडागोजी, प्रिंसिपल एंड मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, कोरिलेशन बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग इन क्लासरूम सिचुएशन। देन हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग की, हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की, लेक्चर मेथड की, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड की और डिस्कशन मेथड की। एंड लास्ट जो है हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर एड्रेसिंग डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर्स विद रेफरेंस टू RTE 2009। तो ये वीडियो जो है हमारी पूरी यूनिट 2 पे बेस्ड है और जो है अगर आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपकी जो यूनिट 2 है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागोजी। मींस पेडागोजी का मीनिंग ही जान लेते हैं। पेडागोजी का मीनिंग होता है आर्ट या फिर साइंस ऑफ टीचिंग। इट मींस हम किस तरह पढ़ा रहे हैं, उसकी वे, उसकी टेक्निक्स और कितना वो इफेक्टिव है, ये सब हमारा आता है पेडागोजी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ पेडागोजी। अब पेडागोजी का नेचर कैसा होता है? एक तो पेडागोजी क्या करती है, हमारी प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से लिंक करती है, दैट इज इसका पहला नेचर है। सेकंड, पेडागोजी प्रमोट्स द लर्नर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। अब जब हम किसी को टीच कर रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, लर्निंग करवा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जो लर्नर है उसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, तो पेडागोजी इस चीज़ पे भी फोकस करती है। पेडागोजी प्रोवाइड्स फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल सेम नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। किसी का IQ ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का एप्टीट्यूड अलग होता है, किसी का बिहेवियर, तो सबकी लर्निंग कैपेसिटीज़ अलग अलग होती है। तो पेडागोजी जो है इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो हेल्प करती है इंडिविजुअल को। नेक्स्ट जो है पेडागोजी इम्पार्ट्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ नॉलेज, मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेज वो इम्पार्ट करती है। पेडागोजी लीड्स टू इनोवेशन। अब जब हम किसी को टीच कर रहे हैं, यूनिक वे में टीच कर रहे हैं, तो इनोवेशंस भी आएंगी। मीन्स न्यू चीज़ें डेवलप होगी, न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी, तो इनोवेशन में भी ये हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसका नेक्स्ट पॉइंट है पेडागोजी सजेस्ट इवैल्यूएटिव टेक्निक्स। इवैल्यूएशन की टेक्निक्स भी हमें पेडागोजी के थ्रू ही पता चलती है। जब हम किसी को टीच कर रहे हैं तो क्या पता चलता है कि किस तरह जो है उसको कितना लर्न हुआ है, कितना उसने समझा है, उसको इवैल्यूएट करने के लिए भी पेडागोजी हेल्पफुल होती है। पेडागोजी प्रमोट्स बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल प्रोसेसेस एंड आउटकम। मीन्स इंडिविजुअल्स के प्रोसेसेस और सोशल, मतलब जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में क्या होता है, एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। टीचर जो है वो उनको टीच कर रहा होता है, लर्नर गेन कर रहा होता है। तो एक सोशल आउटकम के फॉर्म में भी ये सोशल आउटकम को भी प्रमोट करती है। टीचिंग फैकल्टी की ग्रोथ में भी हेल्पफुल होती है, क्योंकि जैसे कि हम लोग हैं, अब टीचर है, एक डेवलप करेगा अपने आप को ताकि वो बच्चों को और अच्छी वे में टीच कर पाए। तो ये हो गया पूरा हमारे नेचर ऑफ पेडागोजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग करते समय कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं टीचिंग के। तो सबसे पहले 3 डोमेन प्रिंसिपल्स मीन्स 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। नंबर 1 इज प्रिंसिपल ऑफ सेटिंग द लर्निंग एनवायरनमेंट। मीन्स एक लर्निंग एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ता है ताकि बच्चा जो है अच्छे से विद मतलब फुल माइंड इफेक्टिवली लर्न कर सके। तो मीन्स पहला पॉइंट हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सेटिंग द लर्निंग एनवायरनमेंट। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ कैरी आउट टीचिंग। अब हमने एनवायरनमेंट सेट कर दिया, बच्चे रेडी है पढ़ने के लिए, अब टीचिंग कैरी आउट होगी। मीन्स टीचर अपनी डिफरेंट वेज को यूज करके बच्चों को टीच करेगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स एट कंक्लूडिंग स्टेज। फिर कंक्लूडिंग स्टेज आ जाएगी, इसमें जो है सब कुछ जो है असेस करेगा, आउटकम करेगा, इवेल्युएट करेगा कि जितना भी उसने टीच किया है वो कितना इफेक्टिव हुआ है। और भी प्रिंसिपल्स है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ सजेस्टिवनेस, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिवनेस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ चेंज एंड रेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। ये जो है ये इजी प्रिंसिपल्स है, ये आप बुक से भी रीड करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। सबसे मेन टॉपिक है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। हम बात करेंगे कि जो टीचिंग के मैगजीम्स है वो क्या होते हैं। देखो, इसमें हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल और जो मैगजीम है उसके अंदर ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा ही डिफरेंस है। अब जब हम मैगजीम्स की बात करते हैं तो जब हम किसी को टीच कर रहे होते हैं तो ऐसा तो नहीं होता हमने सीधा 12th क्लास का टीच कर दिया, नहीं,
हम कोई भी चीज़ टीच करने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, ईजी कॉन्सेप्ट से, मीन्स ईजी से जाके हम डिफ़िकल्ट तक पहुँचते हैं। तो जो मैगजीम्स है वो इसी पर बेस्ड होते हैं कि हम ईजी से डिफ़िकल्ट तक पहुँचे। तो पहला जो मैगजीम है वो है प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है वो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट पे जाता है। इट मीन्स जब हम बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं शुरू में, तो हम कंक्रीट चीज़ों का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सॉलिड शेप्स जब बच्चों को सिखाते हैं तो बॉल दिखा दी, वो कंक्रीट है जो दिख रहा है, जिसको हम सी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। फिर जो है धीरे धीरे बच्चा अपनी इमेजिनेशन, अपनी जो इंटेलेक्चुअल पावर है उसको डेवलप करता है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी थिंक कर सकता है, जो चीज़ें विजिबल नहीं है बट उसको भी वो समझ पाता है। तो ये हो जाएगा पहला कि कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट जाती है टीचिंग। उसके बाद पर्टिकुलर टू जनरल, मतलब जब हम किसी बच्चे को कुछ भी समझाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से कोई चीज़ ज़्यादा क्लियर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नाउन पढ़ा रहे हैं तो नाउन बच्चों को नाउन बोलेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, बट अगर आप बोल रहे हो पेन, पेंसिल, बुक, चेयर, ये सब चीज़ें जब आप बोलते हो तो बच्चा इनसे रिलेट कर पाता है। तो मीन्स जो टीचिंग होती है वो पर्टिकुलर से जनरल जाती है। पर्टिकुलर का मतलब एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर, जनरल मतलब उसका रूल जनरलाइज करना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है नोन टू अननोन। सबसे पहले हम नोन चीज़ों को सिखाते हैं, नोन चीज़ों से फिर हम अननोन चीज़ों पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट फोर्थ विज इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले सिंपल चीज़ों को सिखाया जाता है, देन कॉम्प्लेक्स जो कि कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट चीज़ें होती है वो सिखाई जाती है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मीन्स अकॉर्डिंग टू एज जो है हम शुरू करते हैं, एज लेवल के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। फिर आता है होल टू इट्स पार्ट, मतलब कि सबसे पहले जो है एक होल चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, फिर उसके एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये हो जाते हैं सारे मैगजीम्स। और भी 2-3 मैगजीम्स और से, नियर टू फार मीन्स ऐसा हो सकता है कि पहले हम पास वाली चीज़ों को सिखाएंगे फिर हम बाद वाली। फॉर एग्जांपल मान लो हम अपनी कंट्री के बारे में बात करें तो ये नियर टू फार, फिर अदर कंट्रीज। पहले अपनी कंट्रीज को एक्सप्लेन, अपनी कंट्री के बारे में एक्सप्लेन करें, फिर दूसरी कंट्री। तो नियर टू फार भी जो मैगजीम्स है टीचिंग के, ये इस तरह काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचिंग और लर्निंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, टीचिंग एक एक्टिविटी होती है जो कि एक टीचर करती है, दूसरों को नॉलेज को इम्पार्ट करती है। और लर्निंग क्या होता है, इसमें नॉलेज एक्वायर करते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला तो यही हो गया कि एक में लर्निंग प्रोसेस का लर्निंग एक्वायर हो रही, मतलब एक में लर्निंग एक्वायर हो रही है और एक में जो टीचिंग है वो इम्पार्ट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होती है, वो जो है एक एक्शन होता है एक पर्सन का जो टीच कर रहा होता है। इम्पार्ट हम नॉलेज करते हैं, इसमें एक प्रोफेशन होता है, दोज एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस को कैरी ऑन में करने में हेल्प करती है। उसके बाद इसमें टीचर का मीनिंग, टीचिंग का मीनिंग बताया गया है। टीचिंग मतलब TEACHING। तो टी का मतलब होता है ट्रांसफरिंग फॉर नॉलेज, ई का मतलब होता है एनलाइटिंग विद प्रेजेंट लिविंग कंडीशंस, ए का मतलब होता है अलाइनिंग विद पोर्शन एंड रियल लाइफ, सी का मतलब होता है कैरेक्टर बिल्डिंग, एच का मतलब होता है हीलिंग टच ऑफर, आई का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट विद द स्टूडेंट इन स्टडीज़, एन का मतलब होता है नर्चरिंग द थॉट्स इनटू रियलिटी, और जी का मतलब होता है गिविंग अ फाइनल शेप। तो ये सब होते हैं टीचिंग में। अब हम बात करेंगे लर्निंग की। तो लर्निंग मीन्स क्या होता है, एक्वायर करना नॉलेज को, एक्सपीरियंसेस को गेन करना। अगर एक टीचर जो है टीच कर रही है तो ये टीचिंग प्रोसेस हो गया, बट जो उस चीज़ को सीख रहा है, जो उस चीज़ को लर्न कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, वो होता है एक स्टूडेंट, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं लर्निंग। तो एक क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो दोनों होते हैं, क्योंकि एक टीचर टीच कर रहा होता है, एक लर्नर गेन कर रहा होता है। अब जो है इसमें फेजेज ऑफ लर्निंग, लर्निंग के कुछ फेजेज होते हैं, हमारे 7 फेज होते हैं लर्निंग के। सबसे पहले मोटिवेशनल फेज, जिसमें लर्नर्स को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो चीज़ों को लर्न करना सीखे। एप्रीहेंडिंग फेज, इसमें जो है लर्नर अटेंशन पे करता है चीज़ों को सीखने के लिए। एक्विजिशन फेज, इसमें जो है बच्चा जो है वो अपनी नॉलेज, लर्नर जो है अपनी नॉलेज को प्रेजेंट करता है। उसके बाद रिटेंशन फेज, इसमें जो लर्नर है जो भी उसने सीखा उसको रिटेन करता है। रिकॉलिंग फेज में क्या होता है, जो भी उसने लर्न किया है उसको वो न्यू नॉलेज है उसमें यूज़ करता है रिकॉल करके। नेक्स्ट जनरलाइजेशन फेज, वो एक जनरलाइज कर लेता है उस चीज़ को जो भी उसने सीखी है। देन फीडबैक फेज, जो उसकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे फीडबैक मिलना। तो ये थे हमारे 7
फेज। अब टीचिंग और लर्निंग में क्या एक रिलेशनशिप क्या है? टीचिंग स्टिमुलस होता है, लर्निंग रिस्पॉन्स होता है। टीचिंग एक स्टिमुलस प्रोवाइड किया गया है और लर्निंग उसी चीज़ का एक रिस्पॉन्स होता है। टीचिंग जो है इफेक्टिव कब होती है? जब उसको हम रिलेट करते हैं लर्निंग से। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं टीच कर रही हूँ या फिर मैं बता रही हूँ कुछ भी, तो जब अगर मैं इसको पीछे वाली लर्निंग से जो तुमने पहले से सीखा हुआ है उससे रिलेट करूँगी तभी वो इफेक्टिव होगी। तो मीन्स टीचिंग इफेक्टिव कब बनती है? जब हम उसको लर्निंग से ही रिलेट करते हैं। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि टीचिंग कंडीशन और स्ट्रक्चर्स में भी जनरेटेड फॉर इफेक्टिव लर्निंग। टीचिंग स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा होना चाहिए, वेज ऑफ टीचिंग अच्छी होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन अच्छी होनी चाहिए, गुड नॉलेज होनी चाहिए, तभी जो है लर्निंग इफेक्टिव होगी। अगर मान लो मैं आऊँ और पैसिवली बिल्कुल सोते हुए कुछ भी बोलूँ, समझाऊँ या फिर अपने लर्नर्स को सिखाऊँ कुछ भी, तो लर्नर्स पे उतना इफेक्ट नहीं होगा और हमारी टीचिंग लर्निंग जो है इफेक्टिव नहीं होगी। तो इसी चीज़ से जो है टीचिंग लर्निंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होती है। इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है वो हेल्प करती है लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, क्योंकि एक गोल अचीव करने के लिए क्या होता है कि अगर हम टीच कर रहे हैं तो वो इस वे में होना चाहिए कि जो लर्निंग है वो जो है बच्चे को इतना अच्छे से वो चीज़ एक्वायर कर ले ताकि वो अपने गोल को ईजीली अचीव कर पाए। तो ये जो थे इसमें रिलेशनशिप थे। अब हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं। टीचिंग लर्निंग के कुछ डिफरेंस भी है। पहला, टीचिंग के अंदर टीचर इम्पार्ट करती है नॉलेज, लर्निंग के अंदर लर्नर नॉलेज को एक्वायर करता है। टीचिंग प्रोसेसेस परफॉर्म्ड बाय टीचर, ये टीचर परफॉर्म करती है, और लर्निंग प्रोसेसेस परफॉर्म्ड बाय स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं। मतलब इसमें जो है टीचिंग में कॉन्शियस एफर्ट होता है और लर्निंग में कॉन्शियस भी हो सकता है और अनकॉन्शियस एफर्ट भी हो सकता है। टीचिंग जो है यूजुअली क्या होता है, इसमें जो है कोई भी ये नहीं है कि टीचिंग ये पूरी लाइफ के थ्रू आउट नहीं चलती है, बट लर्निंग पूरी जो प्रोसेस है वो पूरे लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल चलती है। जो है हम डिफरेंट सोर्सेज से नॉलेज को कलेक्ट करते हैं टीचिंग में, और लर्निंग में एक टीचर जो है वो लर्नर्स को नॉलेज प्रोवाइड कर देता है और जो नॉलेज का सोर्स है वो टीचर होती है। ये हो गया इसमें पूरा डिफरेंस, और ये था हमारा पेडागोजी का पूरी यूनिट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, फैक्टर्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन क्लासरूम सिचुएशन। अब क्लासरूम में लर्न करने के लिए कौन से फैक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इफेक्ट करते हैं। पहला तो टीचर बेस्ड फैक्टर्स की, टीचर्स जो है सबसे प्राइम मूवर होता है एजुकेशनल लेवल का। अगर टीचर ही कुछ नहीं सिखाएगा तो लर्नर कैसे सीखेगा, तो मीन्स प्राइम मूवर होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टीचर का, एक्टिव लर्निंग जो होनी चाहिए ताकि टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करे, उसका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होना चाहिए। स्टूडेंट बेस्ड फैक्टर्स में आता है कि मोटिवेटेड स्टूडेंट्स होने चाहिए, स्टूडेंट्स के अंदर एक चाह होनी चाहिए लर्निंग की। नेक्स्ट जो है सिचुएशन बेस्ड, मीन्स इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है क्लासरूम में। अब जो है एलिमेंट्स है जो कि टीचिंग लर्निंग इनके रिलेशंस को बताएगा। पहला इनपुट, सेकंड क्लासरूम प्रोसेसेस, थर्ड आउटपुट। आउटपुट को हम सबसे पहले इनपुट की बात कर लेते हैं। प्री टीचिंग फेज, पढ़ाने से पहले का फेज। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को रेडी करना होता है टीचिंग के लिए। अब हम कैसे रेडी कर सकते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट गेन करके। इंटरेस्ट गेन करने से बच्चों का ध्यान आ जाएगा तो वो ईजिली लर्न करेंगे और इफेक्टिव लर्निंग होगी। देन क्लासरूम प्रोसेसेस, इसमें जो भी टेक्निक्स वेज का यूज़ करके टीचर जो है अपना टीचिंग प्रोसेस कैरी ऑन करती है, वो अपना पढ़ाती है, समझाती है, एक्सप्लेन करती है। और लर्निंग आउटकम मीन्स इसमें लर्निंग आउटकम मिलता है कि आपने कितना लर्न कर लिया, कितना इफेक्टिव लर्निंग हुई, और इसको इवैल्यूएशन का प्रोसेस भी कह सकते हैं। ये हो गया हमारा टोटल पूरा पेडागोजी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। हम 4 स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला हमें लेक्चर, देन डेमोन्स्ट्रेशन, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कशन। तो सबसे पहले लेक्चर की बात कर लेते हैं। देखो, हम सारे जो भी हम स्ट्रेटजीज की बात करने वाले हैं, इसके हम एडवांटेजेस भी जानेंगे और इनकी लिमिटेशंस भी जानेंगे कि ये जो मेथड है, ये जो स्ट्रेटजी है, इसके क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है। तो सबसे पहले अगर हम लेक्चर मेथड की बात करते हैं, तो अभी जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये लेक्चर मेथड होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ, एक टीचर ही जो है एक्टिव होता है और बाकी जितने भी लर्नर्स होते हैं वो सिर्फ उस चीज़ को गेन कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, बट उनका कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता। मीन्स हम बोल सकते हैं कि ओल्डेस्ट मेथड है। इसमें ओरल प्रेजेंटेशन होती है सिर्फ, और जो है इसमें हम जो है डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। लेक्चर मेथड हम इसको अभी भी यूज़ करते हैं, ये किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, इसमें क्या हो रहा है, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है कि मैं बोल रही हूँ और आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं। मीन्स आपकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्सेज नहीं है, यू आर पैसिव एंड आई एम द एक्टिव वन। मीन्स टीचर इसमें एक्टिव होता है
स्टूडेंट्स पैसिव रहते हैं, लार्ज क्लास को मैनेज कर सकते हैं, मतलब एक बहुत बड़ी क्लास है तो अगर उसमें हम चीज़ों को पूछेंगे ही नहीं, सीधा बोलते रहेंगे। लाइक कॉलेजेस में क्या होता है कि हम जो है लेक्चर मेथड का यूज़ करते हैं, एक टीचर आता है अपना लेक्चर देता है और चले जाता है। इसमें जो बड़ी क्लास है उसको मेंटेन करना ईजी हो जाता है और जो है ये इजी मेथड होता है कि हम जो है इजीली कंडक्ट कर पाते हैं। उसके बाद लेक्चर मेथड सूटेबल किन किन चीज़ों के लिए सूटेबल होता है, मतलब पहले तो देखो ये सीनियर स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए। अगर हम छोटे बच्चों पे लेक्चर मेथड लगाएंगे तो बच्चों को कुछ समझ नहीं आएगा, इंडिविजुअल डिफरेंस को भी कंसिडर नहीं करता, तो मीन सीनियर स्टूडेंट्स के लिए ये ईजी है। जब हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है तब ये सूटेबल होता है, मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड टाइम। न्यू फैक्ट्स को टीच करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और जो ऐसे टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ये मतलब उसमें हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं होती, मीन्स कनेक्ट ही नहीं करना तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा न्यू नॉलेज या न्यू टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होता है। और जो है एज अ सप्लीमेंट इसको हम यूज़ कर सकते हैं और लार्ज क्लास के लिए सूटेबल है। अब लेक्चर मेथड को करते हुए क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए, सबसे पहले तो हमें उस सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज होनी चाहिए जो भी लेक्चर में प्रेजेंट होने वाला है। स्पीच की फ्लुएंसी होनी चाहिए, अटक के नहीं होना चाहिए, वो पूरा फ्लो में होना चाहिए ताकि जो है लर्नर को ईजिली वो समझ आ पाए। एक्सप्रेशन क्लैरिटी होनी चाहिए, मीन्स जो क्लैरिफिकेशन है, जो समझाना चाह रही है पॉइंट को, वो पूरा क्लियर हो। ठीक है, वर्बल मोड होता है इसमें प्रेजेंटेशन का, टीचर जो है वर्बली ओरली जो है प्रेजेंट करती है। आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, जब भी टीचर और स्टूडेंट के बीच में लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, तो टीचर और स्टूडेंट का आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए जिससे उसको मोर इजीली चीज़ें समझ आने लग जाती है। और जो है मेंटल एज के अकॉर्डिंग जो है लेसन जो भी प्लान किया है, जो भी टॉपिक है, जो भी लेक्चर मेथड के थ्रू समझाने वाले हैं, तो अकॉर्डिंग टू एज होना चाहिए। अब जो है लेक्चर मेथड को हम किस तरह, मोड्स क्या है इसको डिलीवर करने के, पहले तो हम मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब एक पेपर लिया उसमें से रीड करके बता दिया तो रीडिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गया। टीचिंग एड्स के साथ समझा दिया, इनफॉर्मल लेक्चर्स ले लिए, या फिर रिसाइटेड मेमोरियल मटेरियल, मीन्स कुछ की पॉइंट्स के मैटर ले लिया और उसके थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। फॉर एग्जांपल अभी मैं जो की पॉइंट्स का यूज़ करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये भी एक लेक्चर मेथड का ही एग्जांपल है। अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस बात कर लेते हैं और फिर इसके डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या होगा कि ये लार्ज ग्रुप के लिए यूज़फुल होती है। नेक्स्ट, टाइम सेविंग मेथड होता है, फ्लैक्सिबल मेथड होता है, ऑडिटरी लर्नर्स के लिए हेल्पफुल होता है कि जो सुनना चाहता है वो सुन के इसको ईजिली समझ पाता है। और जो है डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए भी ईजी होता है ये, और आई टू आई कॉन्टैक्ट इसमें बनता है। नेक्स्ट जो है इसके लिमिटेशंस है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ टीचर ही एक्सप्लेन कर रहा होता है, स्टूडेंट्स पैसिव रहते हैं, इसमें टीचर ही जो है वो एक्टिव रोल प्ले करता है। स्पून फीडिंग होती है कि टीचर ही सब कुछ बता देता है, बच्चों से कुछ पूछता ही नहीं है, स्टूडेंट्स लर्नर से कुछ पूछते नहीं है, तो उसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होती है। लर्निंग कम हो पाती है, इंडिविजुअल डिफरेंस को फोकस नहीं करता है, मीन्स इग्नोर करता है इंडिविजुअल डिफरेंस को, लोअर क्लासेस के लिए भी सूटेबल नहीं है और ना ही किसी सर्टेन टाइप ऑफ लर्निंग के लिए ये सूटेबल है। ये हो गया हमारा पूरा लेक्चर मेथड। अब नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन से आपको क्या समझ आ रहा है कि डेमोन्स्ट्रेट करना मीन्स एक्सप्लेन करना, समझाना, दिखा के। अब कैसे, देखो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके। हाउ टू परफॉर्म मीन्स इसमें आता है कि किसी चीज़ को परफॉर्म करके दिखाना, कोई एक्सपेरिमेंट हो गया, कोई एक्टिविटी हो गई, तो इसमें वो सब चीज़ें आती है। अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो प्रोसेस होता है एग्जाम्पल्स के थ्रू या एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें चीज़ों को सिखाने का। इसमें जो है ये स्टोरी टेलिंग थ्रू इलस्ट्रेशन। अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का मतलब होता है जब किसी चीज़ को हम डेमोन्स्ट्रेट करें, लाइक हम स्टोरी सुना रहे हैं लेकिन विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन। लाइक स्टेज पे क्या होता है, रामायण जब होती है तो रामायण का सार चलता रहता है और साथ में प्रेजेंटेशन भी चलती रहती है, तो ये एक तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो जाता है। अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की एक लर्निंग साइकिल होती है। इसमें क्या होता है, पहला स्टिमुलस स्टेप होता है, इसमें प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करना। देन एसिमिलेशन स्टेप, इसमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। थर्ड एप्लीकेशन स्टेप, इसमें न्यू सिचुएशंस को लर्न अंडरस्टैंड करने वाला प्रोसेस ये होता है। तो मीन्स 3 इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टिमुलस स्टेप, एसिमिलेटिव स्टेप और एप्लीकेशन स्टेप। नेक्स्ट, अब प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं जिसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन देनी होती है, फिर ऑब्जेक्टिव्स कि कैसे करना है, कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, फिर जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसको प्रेजेंट करते हैं और उसको लास्ट में फॉलो अप करते हैं और बच्चों को पूरा एक्सप्लेन हो जाता है वो
प्रोसेस। अब जो है जैसे कि आप किस किस चीज़ को आप सिखा सकते हैं थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जैसे साइंस के मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले टॉपिक हो गए, सीड जर्मिनेशन का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेट्स वाला चैप्टर हो गया, मोशंस के बारे में, फोर्स के बारे में, ये सब हम थ्रू एक्सपेरिमेंट, थ्रू जो हमारा ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है उसके थ्रू हम सिखा सकते हैं। मैथ्स में हम क्या क्या चीज़ें 3D 2D शेप्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी जैसे टॉपिक समझा सकते हैं। और सोशल साइंस में हम मैप्स का यूज़, ग्लोब का, ये सब हम उसको ये हम लर्नर को सिखा सकते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ बेनिफिट्स होते हैं। एक तो इसमें लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है और इफेक्टिव होता है। अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन की मेथड के थ्रू सिखा रहे हैं तो उसमें टाइम भी कम लगता है और बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है, तो मीन्स इफेक्टिव लर्निंग होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, बच्चा खुद सीखने की चाह रखता है कि देखता है हाँ भाई मेरे को ये भी समझ आ रहा है, ये भी समझ आ रहा है। इफेक्टिव लर्निंग होती है, स्किल स्ट्रेंथन होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, साथ में जो है सेंस ऑर्गन्स के थ्रू लर्न होता है, बच्चा देखता है, सुनता है, समझता है, तो फील करता है चीज़ों को, ये उसके थ्रू हेल्पफुल होता है। अब लिमिटेशंस क्या है, देखो अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट टीचर कर रहा होता है तो लिमिटेड जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है बच्चों को, लर्नर को डेमोन्स्ट्रेशन की, मीन्स वो सिर्फ सी करता है, खुद एक्टिव पार्टिसिपेट उसका थोड़ा सा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू टीचर, क्योंकि सब कुछ टीचर को ही एक्सप्लेन, टीचर ही डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है। पार्शियल एक्सपोजर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब ऐसा होता है कि टीचर ने एक्सप्लेन तो कर दिया बट शायद बच्चों को समझ ना आया हो, शायद उसका ध्यान ना हो, तो इस वे में भी पार्शियल डेमोन्स्ट्रेशन होता है। एक्सपेंसिव मेथड हो जाता है क्योंकि टूल्स और अपैरेटस का ज़्यादा यूज़ होता है इसमें, एक्सपेरिमेंट के लिए हमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। डिफिकल्ट टू पेस विद टीचर स्पीड, ऐसा होता है कि टीचर समझा तो रही है बट बच्चों की स्पीड टीचर की स्पीड के इक्वल नहीं है, तो वो समझ नहीं पाते, मीन्स उनकी स्पीड जो है गैप बन जाता है और इस वजह से भी हेल्पफुल नहीं हो पाता कभी कभी। इनअटेंटिव, मतलब कभी कभी क्या होता है टीचर जो है वो समझा तो रही है बट उसका ध्यान सारे बच्चों पे नहीं है, तो इस वजह से जो इनअटेंटिव बच्चे हैं उसका वो मिस हो जाता है और उसको वो समझ नहीं आता। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस पे फोकस नहीं करता है। मान लो टीचर जो भी प्रेजेंट कर रही है, जो भी एक्सप्लेन कर रही है, वो और बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब कुछ बच्चों का हाई IQ होता है, कुछ जल्दी समझ पाते हैं, कुछ कम, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, तो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस पे फोकस नहीं हो पाता है। और लिमिटेड एप्लीकेशन होती है, सारे टॉपिक्स जो है हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू नहीं समझा सकते। तो ये था हमारा कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन मेथड क्या होता है, इसमें जो है हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू चीज़ों को, अननोन चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, जानते हैं। ये जो है डेमोन्स्ट्रेशन से ही रिलेटेड होता है, बट एक चीज़ सबको कंफ्यूज करती है कि डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। देखो डेमोन्स्ट्रेशन में भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है और एक्सपेरिमेंटेशन में भी, बट डिफरेंस ये होता है कि जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हमारा होता है वो टीचर ओरिएंटेड होता है और जो एक्सपेरिमेंटेशन मेथड होता है या स्ट्रेटजी होती है ये स्टूडेंट ओरिएंटेड होती है। मतलब जब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है तो टीचर ही डेमोन्स्ट्रेट, एक्सपेरिमेंट करके दिखाती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन मेथड में बच्चा जो है खुद से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करता है और खुद से टास्क को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल जब साइंस की एक्टिविटीज़ होती है, हमें लैब में लेकर जाया जाता है, तब क्या होता है कि टीचर डेमोन्स्ट्रेट करती है, उसके बाद बच्चे उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते हैं और जनरलाइज करते हैं और चीज़ों को फाइंड करते हैं, तो ये होता है एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। और जब टीचर एक्सप्लेन करती है वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो ये मेन इसमें डिफरेंस था। अब हम बात कर लेते हैं क्लासरूम एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब ऐसे क्लासरूम एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब जो डेमोन्स्ट्रेशन और जो एक्सपेरिमेंट क्लासरूम के लेवल पे हम डेवलप करते हैं या फिर हेल्ड करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को जो है हम एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, वेरीफाई करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर एक रिजल्ट तक पहुंचते हैं ताकि हम एक अननोन चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाए। अब एक्सपेरिमेंटेशन के कुछ फीचर्स होते हैं, इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करता है, हेल्प करता है स्टूडेंट्स को वो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, स्पीड वर्क बाय द टीचर्स, मीन्स इसमें टीचर्स स्पीड वर्क परफॉर्म करते हैं। स्पीड वर्क का मतलब होता है जो भी एक्सपेरिमेंट होने वाला है उसके लिए जितने भी इक्विपमेंट, जो भी टूल्स नीडेड है वो उसके लिए, वो स्टूडेंट्स के एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी करना इज द वर्क ऑफ टीचर। उसके बाद ग्रुप वर्क होता है, मिलके सब लोग काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर रिपोर्ट राइटिंग करते हैं और लर्निंग बाय डूइंग होती है, मीन्स फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है, बच्चा खुद से सीखता है तो उसको पहली मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है और नॉलेज मिलती है। उसके बाद इसका ना कुछ प्रोसेस होता है एक्सपेरिमेंटेशन मेथड का। सबसे पहले तो एक एक्सपेरिमेंट की स्टेटमेंट रेडी करनी होती है, फाइंड करना होता है कि क्या हमें किस चीज़ पे, व्हाट टू फाइंड, क्या हमें डिस्कवर करना है। उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि मेटल्स जो है, मेटल एक्सपेंड हो जाते हैं जब हम उन्हें गर्म करते हैं और मेटल्स को दूसरी शेप में हम चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये तो हाइपोथेसिस बनाया, अब इसको चेक करेंगे तो इसके लिए पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, देन उसको एनालाइज करेंगे और जो है रिपोर्ट बनाएंगे उस एक्सपेरिमेंट की। तो मीन्स इसका पहला स्टेज हुआ स्टेटमेंट रेडी करना, हाइपोथेसिस बनाना, डाटा कलेक्ट करना, डाटा को एनालाइज करना और रिपोर्ट राइटिंग। अब एक्सपेरिमेंटेशन के फायदे ये आपको अभी हमने जब ये डिस्कस कर रहे हैं इतना सारा, तो उसी से समझ आ गया होगा। पहला तो था कि ऑब्जेक्टिविटी होती है इसकी, फिर जो है रेप्लिकेशन होती है, मतलब हम रिपीट करते हैं चीज़ों को तो हमें जल्दी समझ आता है। उसके बाद इफेक्टिव लर्निंग होती है, बेटर रिटेंशन होती है, लर्निंग बाय डूइंग होती है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होता है और इंटरेस्टिंग मेथड होता है। साथ में सोशलाइजेशन मीन्स ग्रुप वर्क होता है, तो सोशलाइजेशन भी इसके थ्रू होता है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि हमें इसमें टूल्स अपैरेटस की ज़रूरत पड़ती है, अनरिलायबल भी हो जाता है कभी कभी जो रिजल्ट आते हैं वो सेम नहीं होते हैं तो अनरिलायबल हो जाता है। उसके बाद सैम्पलिंग एरर हो जाते हैं, जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया उसका सैम्पलिंग एरर हो सकता है कभी कभी, ठीक है। और सीरियसनेस कभी कभी कम हो जाती है कि बच्चा क्या करता है, ग्रुप होता है, ग्रुप में काम हो रहा है तो कुछ बच्चे अटेंटिव होते हैं, कुछ बच्चे इनअटेंटिव होते हैं, तो अटेंटिव वाले सारे काम कर लेते हैं और जो इनअटेंटिव होते हैं वो चीज़ों को नहीं करते हैं, तो उनको वो चीज़ समझ नहीं आती है। तो ये था पूरा एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। अब हमारा लास्ट स्ट्रेटेजी है इस यूनिट की, दैट इज डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड नाम से ही पता चल रहा है जिसमें हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं, मीन्स व्यू पॉइंट एक्सचेंज करते हैं। जो मेरा व्यू पॉइंट है मैं एक्सप्लेन करूंगी, किसी और का व्यू पॉइंट है वो एक्सप्लेन करेगा। इससे जो है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है सारे लर्नर्स का। जो डिस्कशन मेथड होता है वो कुछ अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर होता है और डिस्कशन मेथड के कुछ फीचर्स होते हैं। पहला एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, सेल्फ प्रिपेयर करना होता है जो भी टॉपिक डिसाइडेड होता है। उसके बाद जो टीचर फैसिलिटेटर का काम करता है। ओपन एंडेड टॉपिक्स इसमें सूटेबल होता है, ओपन एंडेड टॉपिक्स के लिए, सीनियर क्लासेस के लिए सूटेबल होता है ये। अब जो है नेक्स्ट इसमें बात करते हैं प्रोसेस, टेक्निक, प्रोसीजर क्या है इस टीचिंग, इस वाले मेथड का, इस वाली स्ट्रेटेजी का क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले तो हम जो है प्री डिस्कशन फेज में क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक टॉपिक को डिसाइड करते हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है। तो मीन्स इसमें सोर्स, हमें टॉपिक ढूंढना होता है, टॉपिक अनाउंस होता है, सोर्स सजेस्ट किए जाते हैं और प्रिपरेशन का टाइम मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में डिस्कशन स्टार्ट होती है। उसके बाद उससे नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, मेन डिस्कशन होती है, सारे उसके गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स, जो भी उसके अगेंस्ट फेवर वाले पॉइंट्स होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद कंक्लूड करते हैं डिस्कशन को विद प्रॉपर कंक्लूजन। उसके बाद जो है समरी पॉइंट्स, इसमें कंक्लूजन वाले फेज में ही समरी पॉइंट्स बनाते हैं। अब अलग अलग टाइप्स के मेथड होते हैं डिस्कशन के। पहला तो क्लासरूम में जो डिस्कशन होता है। सेकंड राउंड टेबल, इसमें एक टेबल होती है जिसमें 6 to 7 मेंबर्स या 4 to 8 स्टूडेंट्स जो है एक राउंड टेबल पे बैठ के डिस्कशन करते हैं। एंड ग्रुप डायनेमिक्स, इसमें 4-4, 5-5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बन जाता है और वो उस ग्रुप में डिस्कस करते हैं। तो ये 3 टाइप के हमारे मेथड होते हैं डिस्कशन के। अब कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते हैं जब हम डिस्कशन मेथड के थ्रू पढ़ रहे होते हैं या स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे होते हैं। पहला, सूटेबल टॉपिक हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि जो टॉपिक है वो ऐसे ही कोई भी टॉपिक नहीं उठा लेंगे, सूटेबल होना चाहिए, रिलेटेड टू द कंटेंट होना चाहिए, रिलेटेड टू द क्लासरूम होना चाहिए। उसके बाद वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए स्टूडेंट, जो भी डिस्कशन हम होने वाला है उसके लिए स्टूडेंट्स को वेल प्रिपेयर होना चाहिए पहले से। टीचर्स को सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करना होता है, वो एज अ मतलब पूरा काम वो नहीं करेगी, वो फैसिलिटेटर का काम करेंगे। उसके बाद जब भी डिस्कशन होने वाला होता है उसके लिए प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था जो होती है वो होनी चाहिए। उसके बाद हमें डिस्कशन टाइप, जो अभी हमने 3 डिस्कशन के टाइप, उनमें से कोई एक टाइप हमें सेलेक्ट करना होता है, या तो राउंड टेबल कर लिया या क्लासरूम। तो एक डिस्कशन टाइप जो है, हमें डिस्कशन मेथड का टाइप सेलेक्ट कर लेना चाहिए। इक्विटेबल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो भी डिस्कशन हो रहा है उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें और जो है फॉलो अप करें इस पूरे डिस्कशन को। एडवांटेज क्या होते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। देखो ये सब कॉमन है सब में कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है। उसके बाद जो है थिंकिंग प्रोसेस एक्सेलरेट होता है, इसमें बच्चा जो है खुद थिंक करता है, खुद समझता है और खुद अपने व्यू पॉइंट डिस्कशन मेथड के टाइम पे यूज़ करता है, तो वो उनका थिंकिंग प्रोसेस एक्सेलरेट होता है। इसमें सेल्फ लर्निंग का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, बच्चा खुद से लर्न करता है, खुद से प्रिपेयर करता है, खुद से अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। इफेक्टिव रिटेंशन रहती है क्योंकि खुद से, जब अब फॉर एग्जांपल अब मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ, जो समझा रही हूँ, डिस्कस कर
कर रही हूँ आपसे वो मुझे ज़्यादा रिटेन रहेगी, क्योंकि मैंने वो बोला है, समझाया, तो मेरे माइंड में वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट उसका रहेगा। इंटरेस्टिंग मेथड होता है, सब डिस्कस करते हुए कर रहे होते हैं, चीज़ों को सीख रहे होते हैं। पेशेंस डेवलप हो जाता है, क्योंकि सबको जो है सुनना, मतलब जैसे कि अब किसी और की बारी है, कोई और डिस्कस करे, कोई और कुछ और बोल रहा है, कोई पॉइंट्स बोल रहा है, तो जो दूसरे मेंबर्स है वो उसको सुनते हैं, तो उनके अंदर पेशेंस जो है डेवलप हो जाती है। लीडरशिप की ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि बच्चा जो है उससे बहुत कुछ सीखता है और उसे चीज़ों को डेवलप, चीज़ों को बोलना, एक्सप्लेन करना, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग हो जाती है। सोशल स्किल्स डेवलप होती है, दूसरों से डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इससे सोशल स्किल्स डेवलप होती है। टीचर फ्रेंडली मेथड होता है और रोट मेमोरी को डिस्करेज करता है, मीन्स एक्टिव लर्निंग इसके थ्रू होती है। लिमिटेशंस भी है इसकी, कुछ लिमिटेड स्कोप होता है, मीन्स सारे टॉपिक्स हम डिस्कशन के थ्रू नहीं कर सकते। टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ये स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग हो गया है ये, ठीक है, और इनडिसिप्लिन भी हो सकता है क्रिएट। तो ये सारे थे इसके डिसएडवांटेज। ये थे हमारे चारों स्ट्रेटजीज। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर एड्रेसिंग डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर्स विद रेफरेंस टू RTE 2009। ये जो है हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। अब इसमें क्या था कि राइट टू एजुकेशन जो है वो ह्यूमन राइट है, जो हर एक ह्यूमन को मिलता है। अब हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुछ राइट्स की बात की थी, तो सभी ह्यूमंस को ये जो कुछ राइट्स है वो मिले होते हैं, उनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। अब फीचर्स क्या है RTE 2009 के? पहला है फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन, मीन 6 to 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन फ्री और कंपल्सरी उनको प्रोवाइड की जाती है। रिलैक्सेशन इन एज, इसका मतलब होता है कभी कभी बच्चा जो है 14 ईयर्स तक अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाता, तो अगर उसका 1-2 साल एक्सीड होता है तो उसमें उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज में और उसको फ्री कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी। फिर स्पेशल काउंसलिंग अरेंजमेंट होती है कि जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट होती है, ताकि वो भी जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक्वायर कर सके, लर्न कर सके चीज़ों को, ठीक है। रिजर्वेशन होती है प्राइवेट स्कूल में 25% जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेशंस के लिए जो क्लासेस होती है उनके लिए 25% सीट जो है प्राइवेट स्कूल में रिजर्व होती है फॉर एजुकेशन। टीचर स्टूडेंट रेशियो के बारे में बात की है कि हर एक 40 स्टूडेंट्स के ग्रुप पे एक टीचर का होना, मतलब एक ग्रुप बोला गया, मीन्स 1:40 का टीचर स्टूडेंट रेशो होना चाहिए, मीन्स 40 बच्चों पे एक टीचर होनी चाहिए। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स होनी चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, टॉयलेट्स, वॉशरूम्स और ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ प्रॉपर मिलनी चाहिए। मैनेजमेंट स्कूल की प्रॉपर होनी चाहिए और करिकुलम जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ताकि बच्चा उसको है ईजिली लर्न कर सके। अब हम बात करते हैं 4A's जो कि RTE 2009 में है। पहला है अवेलेबिलिटी, नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी। अब फर्स्ट अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, अवेलेबल चीज़ें होनी चाहिए, एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। एक्सेस का मतलब एजुकेशन सिस्टम को सारे लर्नर्स एक्सेस कर पाए, ले पाए, समझ पाए। एक्सेप्टेबिलिटी मतलब कंटेंट, कोर्स, सिलेबस एक्सेप्टेबल हो, और अडेप्टेबिलिटी का मतलब न्यू चेंजेस को अडेप्ट कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज जो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि हैंडीकैप्ड हो गए, स्लो लर्नर्स हो गए। मींस फर्स्ट जो है फैसिलिटीज़ टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स इन प्राइवेट स्कूल। क्या होना चाहिए प्राइवेट स्कूल में? पहला तो कोटा 25% जो है उनको कोटा रिजर्व होना चाहिए। मिक्स क्लासेस होनी चाहिए, सारे बच्चों को एक ही क्लासरूम में स्टडी करवानी चाहिए। फिर फ्री एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए बच्चे को, डिस्क्रिमिनेशन बच्चों के अंदर नहीं होना चाहिए। सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रॉपर रैम्प्स वगैरह होनी चाहिए, टॉयलेट फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन की। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है जब एजुकेशन में सारे बच्चे रिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हम उसको एक ही क्लासरूम में एक साथ बिना किसी भेदभाव के पढ़ाते हैं, वो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। मीन्स अगर कोई बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है या कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है और कोई नॉर्मल बच्चा, तो सभी बच्चों को एक ही क्लास में एक साथ पढ़ाना, ये होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। अब RTE एक्ट 2009 को इम्प्लीमेंट करने में कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। वो चैलेंजेस है, पहला आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। कुछ बच्चे तो ऐसे ही थे जो स्कूल तक कभी पहुँचे ही नहीं है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन उन्हें हमने बोला है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन
जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही है, आरटी को इम्प्लीमेंट कर रही है, फ्री एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर रही है, उनकी जो है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की लैकिंग होना, ये एक दूसरा इसका चैलेंज हुआ। अलग अलग टाइप्स के स्कूल है, इस वजह से भी प्रॉब्लम हुआ। डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस यूज़ होती है, ये भी इसकी एक प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट जो है कुछ स्टेप्स इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने का। पहला तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर्स गवर्नमेंट स्कूल का डेवलप करना, एक मॉडल रूल्स को डेवलप करना, कोऑर्डिनेशंस को, जितने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच का कोऑर्डिनेशन डेवलप करना। इन सब को करने से जो है जितने भी चैलेंजेस है ये ओवरकम हो पाएंगे। अब जो है कुछ स्ट्रेंथ है आरटीई एक्ट की, इससे एजुकेशन स्प्रेड हो रही है, बेसिक नॉलेज अचीव कर पा रहा है बच्चा, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो रहा है इससे। वीक स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा केयर होती है क्योंकि उनको भी जो है इंक्लूसिव क्लासरूम में ऐड किया जाता है और फ्री एजुकेशन का राइट सबको मिल रहा है। अब वीकनेस भी है इस कुछ एक्ट की, मींस इसमें जो है क्वालिटी सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्वांटिटी के बेसिस में, मींस ज़्यादा लोग कम क्वालिटी, तो ये वाला इसके अंदर एक चैलेंज है, ये एक प्रॉब्लम है, एक वीकनेस हम इसको कह सकते हैं। गुड एजुकेशन के लिए एक सेटबैक का काम करता है। टीचर्स के ऊपर बर्डन आ जाता है कि टीचर्स को सारे स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल डिफरेंस को फोकस करते हुए सिखाना पड़ता है। एक्सपेंसिव हो जाता है और ट्रेंड टीचर्स जो है वो शॉर्ट है, तो उसकी वजह से भी इसकी एक वीकनेस है। तो ये था हमारा पूरा आरटीई का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको यूनिट 2 पूरी क्लियर हो गई होगी, सारे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस आरटीई सबके बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।